नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे उसमें, और हमने वैदिक काल पे हम आ गए थे। और वैदिक काल को प्यारे विद्यार्थियों हमने 3 बिंदुओं के माध्यम से पूरा पढ़ने का एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बनाया था, जिसमें हमने पूर्व वैदिक काल देखना था, परिचय देखना था, वैदिक काल देखना था और उसके जानकारी के स्रोत देखने थे। उसमें परिचय देखा, उसके बाद में वैदिक काल को पूरे को पढ़ा, 2 पार्टों में बांट के पढ़ा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में भी उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, वो सारी देखी। फिर हमने उत्तर वैदिक काल में आए, और उत्तर वैदिक काल की भी वही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक पूरी स्थितियों का हमने अच्छे से अध्ययन किया। उसके साथ ही जो हमारा दूसरा पोर्शन था अर्थात वैदिक काल, उसको हमने पूरा पढ़ लिया था। वैदिक काल की विशेषताएं भी उसको हेडलाइन हम उसकी डाल सकते हैं, वो हमने पढ़ लिया था। अब तीसरा जो पॉइंट था विद्यार्थियों, वो था वैदिक काल की जानकारी के स्रोत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैदिक काल की जानकारी के स्रोतों से सवाल आना तय है। एक सवाल डेफिनेट आएगा, स्कूल व्याख्याता हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या नेट हो, ठीक है। तो आप इसको बड़े ही तल्लीनता के साथ पढ़ें। वैसे तो मैं जो क्लास लेता हूँ ना यहाँ पे, वो प्रत्येक क्लास ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण है वही तो टीचर पढ़ाता है, वरना हर प्रकार का मैटर तो आपको पुस्तक में मिल ही जाएगा, है ना। तो आइए हम बिना कुछ देर किए हम सीधे आते हैं हमारे टॉपिक पे। एक चीज़ ज़रूर बताऊं, जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, वो ये जो कॉर्नर में नंबर दिख रहे हैं उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉलिंग कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके सीधा व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं मेरे से। और व्हाट्सएप पे मैं पेपर और उसकी पेपर की पीडीएफ और एक ओएमआर शीट दोनों प्रोवाइड करवाता हूँ, उसका आप प्रिंट लेके और ऑफलाइन मोड पे जिस प्रकार से आपको आरपीएससी पेपर देती है, ओएमआर शीट देती है, उसी प्रकार से मैं आपको पेपर और ओएमआर शीट प्रदान कर दूंगा। तो वहाँ से आप जो है आप वो अपनी तैयारी को परख सकते हैं, ठीक है। पेपर बिल्कुल आरपीएससी के पैटर्न पे बनाता हूँ मैं, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अभी मैंने फीस तय नहीं की है, अभी जो पिछला संडे था उसको एक टेस्ट लिया था, वो बिल्कुल फ्री था। अब ये जो संडे आ रहा है उसको भी एक टेस्ट होगा, बिल्कुल फ्री होगा। और इसका जो टॉपिक होगा अगले संडे का टेस्ट का टॉपिक, वो होगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो आप वहाँ से उसको अच्छे से सभ्यताओं को पढ़ लें और फिर उस टेस्ट को दें। फिर उसके जो प्रश्न की वैरायटी है, पेपर का पैटर्न है और पेपर की जो गुणवत्ता है, उन सब का आप परीक्षण करें। और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखें और कितने टोटल टेस्ट में लूँगा, वो सारे आपको मैं बाद में बताऊंगा, संडे के बाद में बताऊंगा, और फीस भी बताऊंगा। उसके हिसाब से आप पूरा मार्केट देख लें ढंग से और मेरी टेस्ट सीरीज़ की गुणवत्ता देखें। और उसके बाद आपको जहाँ से अच्छा लगे, मेरी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है तो आप मेरे से जुड़ जाएं, और यदि किसी अन्य की टेस्ट सीरीज़ अच्छी है तो आप वहाँ जुड़ जाएं, ठीक है। जुड़े वहाँ जहाँ क्वालिटी गजब हो, वहाँ पे ना जुड़ें जहाँ पैसे कम ले रहा हो, ठीक है। पैसे की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि 100, 200, 500 रुपये के चक्कर में हमें क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना है, ठीक है। अब चाहे वो मैं हो या कोई और हो, ठीक है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब हम आते हैं सीधा हमारे टॉपिक की ओर। ये तो एक टेस्ट सीरीज के बारे में हल्की सूचना थी। जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। फीस के साथ भले हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन क्वालिटी के साथ नहीं होगा, ठीक है। आइए वैदिक साहित्य के स्रोत हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, है ना। वैदिक काल की जानकारी के जो स्रोत हैं, है ना, वैदिक काल की जानकारी, वैदिक काल की जानकारी के स्रोत, ये टॉपिक हमारा बच रहा है। उसके बाद विद्यार्थियों हमारा वैदिक काल जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, इसमें हम देखो वैदिक काल की जानकारी के स्रोतों के बारे में विद्यार्थियों आपसे बात करूं तो 2 प्रकार के स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। एक हमारा पुरातात्विक स्रोत, एक हमारा साहित्यिक स्रोत, है ना। 2 प्रकार के मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में हम जो है अभिलेख लेंगे
जिसमें बोगास कोई का अभिलेख है, जिसका जिक्र भी मैंने पहले भी किया था एक बार। और उसके अलावा हम कुछ मृद भांडों को ले लेंगे और कुछ जो हैं कब्रें हैं उनके बारे में चंद जानकारी है, बहुत अधिक नहीं है, उनको ले लेंगे। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत हमें वैदिक काल के कम ही मिलते हैं, बहुत अधिक नहीं है। उसके बाद हम आएंगे साहित्यिक स्रोतों पे। ये बड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन है साहित्यिक स्रोतों का। साहित्यिक स्रोतों से एक सवाल आना तय है, ये मान के चलिए आप, है ना। साहित्यिक स्रोतों से एक सवाल आना तय है, लगभग सारी एग्जामों में आता है, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता, तीनों में तो एक सवाल प्रत्येक एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो इस वैध साहित्यिक स्रोतों को अच्छे से पढ़ना। साहित्यिक स्रोतों को हम विद्यार्थियों दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से? एक तो भाग है हमारा वैदिक साहित्य और एक है वैदिक काल के बाद वाला साहित्य, जिसको हम वैदिकेतर साहित्य बोलते हैं, है ना, यानी कि वैदिक काल के इतर का साहित्य। यानी कि वैदिक साहित्य जो लिखा गया उसके बाद में भी कुछ साहित्य लिखा गया जो वैदिक काल की जानकारी देता है। लिखे तो बहुत जाते हैं, आज भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं, शोधार्थी ऐसे हैं जो पीएचडी करते हैं, वैदिक काल के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, तो वो वैदिक काल पे आज भी लिख रहे हैं। लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे, वो तत्काल वाला पढ़ेंगे जो ठीक वैदिक काल के जस्ट बाद में लिखा गया और जो हमें विशेष रूप से वैदिक काल की जानकारी देता है ना, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हमारी एग्जाम में हमको मतलब हेल्पफुल हो वो पढ़ेंगे हम, है ना, क्योंकि शोध तो आज तक होता रहा है, आज भी हजारों शोधार्थी ऐसे हैं, हजारों रिसर्च स्कॉलर ऐसे हैं जो आज भी वैदिक काल पे पीएचडी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वैदिक जो साहित्य है उसको हमने वैदिक काल की जानकारी प्रदान करने वाले साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांट दिया, एक वैदिक साहित्य, एक वैदिकेतर साहित्य। ठीक है, अब इनको भी हमने कई पार्टों में बांट रखा है। जैसे वैदिक जो साहित्य है उसको भी हमने उसको हम श्रुति साहित्य भी बोलते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, क्योंकि ये सुनकर और प्रदान किया गया ये साहित्य था, क्योंकि ये सुनकर ही प्रदान किया गया था, इसका कोई एक लेखक नहीं मिलता, है ना, कि जैसे कोई एक लेखक हो, क्योंकि सुनकर प्रदान किया जाता था तो इसका कोई लेखक नहीं माना जाता। दूसरा जो वैदिकेतर जो साहित्य है उसको जो है सूत्र साहित्य भी बोलते हैं ना, क्या सूत्र साहित्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ है, मैं इसको लिखता हूँ, फिर उसके बाद और भी इसका डिवाइडेशन है, लेकिन अभी मैं बोल के सुनाऊंगा ना तो फिर आपके दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी, समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, है ना। एक बार हम लिख लेते हैं, तो लिख कर और फिर हम उसका डिवाइडेशन करते चले जाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि मतलब कौन सी चीज़ किस पार्ट किसका हिस्सा है ना। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे इसको ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, इसकी जानकारी के हमें दो स्रोत मिलते हैं, दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं। एक तो मिलता है विद्यार्थियों कौन सा? पुरातात्विक स्रोत, है ना, कौन सा मिलता है? पुरातात्विक स्रोत, है ना, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, और इसमें भी सॉरी इसमें भी हमें तीन प्रकार के स्रोत प्रमुख रूप से मिलते हैं, जिनका मैं यहीं पे जिक्र कर देता हूँ। तीन में देखो, सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसमें शिलालेख, है ना, शिलालेख पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, शिलालेख में हमारे बोगासगोई का शिलालेख है ना, उसके अलावा एक आधा और है, किकुनी का है, कुछ इस प्रकार से और है, बहुत अधिक नहीं है ना, दो तीन ही हैं। इसके अलावा हम इसमें जो एक और बिंदु हम देखेंगे वो देखेंगे कब्र की, देखेंगे कब्र, यहाँ पे कब्र कौन कौन सी थी। और तीसरा जो बिंदु हम देखेंगे विद्यार्थियों वो हम देख लेंगे मृद भांड, है ना, मृद भांड यहाँ पे कैसे थे। ठीक है, बहुत अधिक पुरातात्विक स्रोत जो है हमें वैदिक साहित्य के मिलते नहीं हैं। ठीक है, आजकल तो खैर इसमें जो है खुदाई होने लगी है, जो वैदिक काल का जो प्रसार क्षेत्र था उन क्षेत्रों पे वर्तमान में खूब सारी खुदाई हो रही है और बहुत अधिक साक्ष्य हमें अब मिलने प्रारंभ हो गए हैं ना, उत्तर प्रदेश के सनौली में, और वहाँ पे जो है खुदाई कार्य हो रहा है और वहाँ से कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जो हमें महाभारत कालीन जो साक्ष्य थे वो प्रदान हो रहे हैं। इस प्रकार से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है पुरातत्व विभाग द्वारा कि संभवतः महाभारत जो है वो यहाँ पे हुआ था, और महाभारत काल के जो
उपकरण वगैरह थे जिनका जिक्र महाभारत में मिलता है, कुछ उस प्रकार के उपकरण हमें अब मिल रहे हैं, है ना। देखो, एक तो साहित्य में उल्लेख होना, साहित्य में तो उल्लेख हम कर देते हैं, जैसे मैंने, आपने या किसी और ने पीएचडी की तो हम लिख तो देंगे हमारी पीएचडी में कि हमें यहाँ से कोई उपकरण मिले हैं, लेकिन अब लिख तो कोई भी देगा, लेकिन वास्तव में क्या मिला भी है या नहीं मिला, इस चीज़ के पीछे हमें पुरातात्विक स्रोत ढूंढने पड़ते हैं। और पुरातात्विक स्रोत कभी भी झूठे नहीं होते, है ना। साहित्य झूठा हो सकता है, लिखी हुई बात झूठी हो सकती है, क्योंकि लिखने में तो क्या है, कोई भी लिख दे, उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं हो। कौन उस समय तो कौन एविडेंस मांग रहा है। अब मैं इस बंद कमरे में बैठा बैठा कुछ भी लिख के चला जाऊं और मैं मर गया, उस पुस्तक को मान लो किसी ने पब्लिश करवा दी, तो बाद में उसका प्रमाण कौन देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई चीज़ इतनी फैल जाती है, कहते हैं ना कि झूठ जो है वो कई घोड़ों पर सवार रहती है, जबकि सत्य जो है वो एक कछुए की तरह एक एक पैर आगे रखता है। सत्य बहुत कम चलता है, झूठ बहुत तेज है जो प्रसारित होता है ना। तो इसलिए जो है पुरातात्विक स्रोतों पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत महाभारत काल के अब मिल रहे हैं, सनोली वगैरह से, इधर इधर उत्तर प्रदेश में जो उत्खनन कार्य चल रहा है ना। तो ये बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों में देखो क्या आएगा। साहित्यिक स्रोतों की बात करूँ मैं विद्यार्थियों, ये हमारा साहित्यिक स्रोत है ना, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को अब हम जो है दो भागों में बांटेंगे। दो भाग दो भाग में आएगा, वैदिक साहित्य और एक वैदिकेतर साहित्य, अर्थात वैदिक काल के बाद का साहित्य, ठीक है। तो देखो दो भागों में हमने इसको बांटा। एक तो हो गया हमारा वैदिक साहित्य, है ना, वैदिक साहित्य हो गया, है ना, वैदिक साहित्य हो गया। और दूसरा हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों कौन सा, वैदिकेतर साहित्य हो जाएगा ना। दूसरा हो जाएगा वैदिकेतर साहित्य। इसका मतलब क्या होता है, वैदिक काल के बाद का साहित्य ना, वैदिक काल के बाद का साहित्य, ठीक है, वैदिक काल के बाद का साहित्य, ठीक है। सॉरी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इसको दो भागों में बांट दिया, साहित्यिक स्रोतों को, एक तो वैदिक साहित्य और एक वैदिकेतर साहित्य। वैदिक साहित्य को हम श्रुति साहित्य भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम सूत्र साहित्य भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहूंगा सूत्र साहित्य भी, इसको बोलते थे हम सूत्र साहित्य, है ना, सूत्र साहित्य, ठीक है। तो प्यारे साथियों, वैदिक साहित्य को हम श्रुति साहित्य क्यों कहते थे, क्योंकि वेदों का जो ज्ञान था वो सुनकर प्रदान किया जाता था, सुनाकर प्रदान किया जाता, सुनकर और सुनाकर इसको आगे बढ़ाया जाता था। जैसे जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को सुनाता था और उसके बाद शिष्य जो है अपने शिष्यों को सुनाता था। इस प्रकार से ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया और जो है इस कारण इसका नाम श्रुति साहित्य पड़ा, क्योंकि उस जमाने में लिपि का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए इसको श्रुति साहित्य कहा जाता है, ठीक है। अब वैदिक साहित्य जो है या हम कहें श्रुति साहित्य जो है, इसको भी दो भागों में बांट दिया, है ना, इसको भी दो भागों में बांट दिया। देखिए दो भाग इसके कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। देखो दो भागों में एक तो हमारा आ जाता है विद्यार्थियों, एक तो हमारा आ जाता है मंत्र साहित्य, है ना, कौन सा आ जाता है, मंत्र साहित्य आ जाता है ना, क्या आ जाता है, मंत्र साहित्य आ जाता है, ठीक है। एक तो हमारा आ जाता है मंत्र साहित्य और दूसरा जो आ जाता है विद्यार्थियों, दूसरा जो आएगा थोड़ा सा का अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, चलो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ये जो है एक तो हो जाता है हमारा मंत्र साहित्य, ठीक है, मंत्र साहित्य, और दूसरा हो जाता है हमारा, वो हो जाता है विद्यार्थियों ब्राह्मण साहित्य, है ना, कौन सा, ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। मंत्र साहित्य और ब्राह्मण साहित्य, दो भागों में हमने वैदिक साहित्य या श्रुति साहित्य को बांट रखा है, ठीक है।
सॉरी। उसी प्रकार इसमें भी तीन चीजें प्रमुख रूप से आती हैं। तीन चीजें कौन कौन सी आती हैं? वैदिकेतर साहित्य कहें या हम कहें जो सूत्र साहित्य है विद्यार्थियों हमारा, उसमें तीन चीजें प्रमुख रूप से जो आती हैं वो आती हैं। एक तो आता है इसमें वेदांग, और एक आता है स्मृति साहित्य, और तीसरा आता है धर्मशास्त्र। ठीक है, तीन चीजें विद्यार्थियों इसमें वैदिकेतर साहित्य में तीन चीजें प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। तो देखो तीन चीजें कौन कौन सी हैं। एक तो हो जाता है वेदांग, है ना, वेदांग, ठीक है, वेदांग हो जाता है। एक हो जाता है हमारा जो है, एक हमारा हो जाता है स्मृति साहित्य, है ना, कौन सा? स्मृति साहित्य, है ना, स्मृति साहित्य। और तीसरे नंबर पे जो हमारा आएगा वो आ जाएगा धर्मशास्त्र, है ना, धर्मशास्त्र। ठीक है, धर्मशास्त्र जो है ये अलग से एक सब्जेक्ट भी है, जो संस्कृत शिक्षा विभाग जो है उसके अंदर धर्मशास्त्र को अलग से और एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ाया जाता है ना। इसमें बाकायदा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी पद के लिए वैकेंसियां भी आती हैं, है ना। तो ये है धर्मशास्त्र। ठीक है, वेदांग, स्मृति साहित्य और धर्मशास्त्र तीनों मिलकर सूत्र साहित्य का हिस्सा हैं। ध्यान रखना, यह है सूत्र साहित्य। सूत्र ग्रंथ हो रहे हैं, तीन सूत्र ग्रंथ हो रहे हैं, ध्यान रखना। तीन सूत्र ग्रंथ जो आते हैं वो होते हैं, एक तो स्रोत सूत्र आता है, एक होता है स्रोत सूत्र, एक होता है धर्म सूत्र और एक होता है गृह सूत्र, है ना। तो उन तीनों सूत्रों का जो संबंध है वो सूत्र ग्रंथ है, ध्यान रखना। वो क्या है? सूत्र ग्रंथ। और ये है सूत्र साहित्य, ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। और जो सूत्र ग्रंथ हैं वो वेदांग के अंदर पढ़े जाते हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। 6 में कौन कौन से आते हैं? एक आता है जैसे शिक्षा है, एक कल्प है, एक निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है और एक व्याकरण है ना। तो उसमें जो कल्प नामक जो वेदांग है, कल्प, उस कल्प का हिस्सा है सूत्र ग्रंथ, ध्यान रखना, है ना। उस कल्प का हिस्सा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इसको मैं लिख देता हूँ। वेदांग में क्या आता है? देखो, वेदांग में हमारे कुल 6 ग्रंथ आते हैं, है ना। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं वेदांग? देखो, वेदांग में मैं लिखना चाहूँ तो एक तो हो जाएगा हमारा शिक्षा, है ना। वेदांग में एक हो जाएगा हमारा शिक्षा, दूसरा हो जाएगा हमारा कल्प, है ना, कल्प। तीसरा मैं लिखूं तो यहाँ पे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, व्याकरण, है ना, व्याकरण। इसके अलावा मैं लिखूं तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त, है ना, निरुक्त। एक हो जाएगा छंद, निरुक्त, छंद। और एक हो जाएगा हमारा ज्योतिष, है ना, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये 6 जो हैं ये संभवतः हो सकता है ज्योतिष थोड़ा बहुत कट गया हो, तो मैंने बोला है ज्योतिष, आप उसके हिसाब से इसको याद कर लेना। ठीक है, या फिर मैं इसको इधर लिख देता हूँ, चलो छंद को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, छंद को और ज्योतिष को मैं इधर की साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक हो जाएगा हमारा छंद, है ना, एक हो जाएगा हमारा ज्योतिष। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों 6 हमारे क्या हो गए? 6 हो गए हमारे वेदांग। अब इन 6 वेदांगों में ये जो कल्प है ना, इस कल्प के अंदर विद्यार्थियों हम 3 सूत्र ग्रंथ पढ़ते हैं। कौन कौन से? 3 सूत्र ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो होता है हमारा स्रोत सूत्र, है ना, एक स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। एक होता है हमारा धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, है ना, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र। और एक हो जाता है हमारा गृह सूत्र, है ना, एक हो जाता है गृह सूत्र। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये तो है सूत्र साहित्य और ये है सूत्र ग्रंथ, बस ये समझाना चाह रहा हूं। सूत्र ग्रंथ का मामला जो है कल्प से है, और कल्प है वेदांग का हिस्सा, जबकि और वेदांग है सूत्र साहित्य का हिस्सा, है ना। समझ गए होंगे आप आसानी से, अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप समझ गए होंगे। स्मृति साहित्य में हम स्मृति ग्रंथों को देखते हैं, और धर्मशास्त्र में हम धर्मशास्त्र से संबंधित जो ग्रंथ हैं हमारे, जैसे मनुस्मृति वगैरह है, नीति शतक है, कौटिल्यकार शास्त्र वगैरह सब इसमें आते हैं। स्मृति ग्रंथों में आपको पता है, मतलब स्मृति ग्रंथ आते हैं, कई सारा स्मृति साहित्य, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है,
अब देखिए मंत्र साहित्य में भी हमारे वेद आते हैं। मंत्र साहित्य में क्या आते हैं? वेद आते हैं। और वेदों की संख्या कितनी है? 4, आपको पता है। इसमें क्या आते हैं? मंत्र साहित्य में वेद आते हैं ना, वेद आते हैं इसमें, वेद। और वेद कितने हैं? वेद हमारे 4 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा हमारा ऋग्वेद, है ना, एक हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। दूसरा जो हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों, कौन सा वेद हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। एक हो जाएगा हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद। और एक हो जाएगा हमारा अथर्ववेद को मैंने लास्ट में लिखना था, चलो अथर्ववेद को मैं लास्ट में लिखूंगा। और तीसरे नंबर पे हम सामवेद को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक हमारा सामवेद, है ना, सामवेद। और ये हो जाएगा हमारा अथर्ववेद, ठीक है। तो ये 4 वेद मंत्र साहित्य में आ गए। अब बचा हमारा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में विद्यार्थियों 3 ग्रंथ प्रमुख रूप से आते हैं, है ना। 3 ग्रंथ तो क्या है? 3 प्रकार के ग्रंथ, 3 प्रकार के ग्रंथ इसमें शामिल हैं, है ना। 3 प्रकार के ग्रंथ कौन कौन से हैं? 3 इसमें मैं एक लिखूं तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना। देखो ब्राह्मण साहित्य के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं एक तो, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो दूसरा हो जाएगा आरण्यक, आरण्यक ग्रंथ, है ना, आरण्यक ग्रंथ, ठीक है, आरण्यक ग्रंथ। और तीसरा मैं लिखना चाहूँ तो वो आ जाएंगे हमारे उपनिषद, ठीक है, तीसरा हमारे उपनिषद, ठीक है। तो ये डिवाइडेशन आपको विद्यार्थियों विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य में कई बार सीधा सवाल पूछ लेते हैं इस प्रकार से यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो 3 ग्रंथ देंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेद, चारों 4 लिख देंगे। तो वेद जो है मंत्र साहित्य का हिस्सा है और बाकी ये तीनों जो हैं ब्राह्मण साहित्य हैं। इसी प्रकार से पूछ लेंगे, वेदांग को दे देंगे इधर, है ना, सॉरी 3 ये दे देंगे, एक वेदांग दे देंगे, है ना। और फिर पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन वैदिकेतर साहित्य का हिस्सा है, तो वेदांग वैदिकेतर साहित्य में चला जाएगा, है ना। इस प्रकार से जो है पूछ सकते हैं। मंत्र साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, श्रुति साहित्य, ये तीनों लिख देंगे। और इनमें से कौन इस प्रकार से वैदिक साहित्य में आता है, कौन सा नहीं आता, मतलब किसी प्रकार से सवाल यहाँ से जो है सीधा बन सकता है विद्यार्थियों। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना, इस डिवाइडेशन को, और इसको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखो कि कौन सी चीज़ किस क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है, क्योंकि हम इन छोटे छोटे शब्दों में उलझ जाते हैं। श्रुति साहित्य तो फिर भी हमने पढ़ रखा है, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों से आप पूछोगे ना कि मंत्र साहित्य में क्या क्या सम्मिलित है, तो किसी को पता ही नहीं चलता। मंत्र साहित्य में केवल वेद आते हैं, वेदों में 4 वेद हैं, है ना। ये जो संपूर्ण श्रुति साहित्य है विद्यार्थियों, इसमें जितने भी ग्रंथ आएंगे 4 वेद, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने भी आरण्य ग्रंथ हैं, जितने भी उपनिषद हैं, इन सब के लेखक नहीं हैं। क्यों नहीं है? इनका किसी का पर्टिकुलर कोई लेखक का नाम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये श्रुति साहित्य है, सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान है, न कि लिखकर। लेखनी का ज्ञान ही नहीं था, एक तरीके से लिपि की जानकारी नहीं थी, है ना। तो इसलिए लेखनी की जानकारी तो आएगी, मतलब लेखनी की जानकारी तो बाद में थी, लेकिन इसको प्रारंभ में तो ये श्रुति साहित्य के नाम से ही जाना जाता था, इसलिए इसका पर्टिकुलर कोई लेखक नहीं मिलता। और ये जो पूरा साहित्य है वैदिकेतर साहित्य, इसमें आपको जो है लेखकों के नाम यहाँ पे मिलेंगे। जो जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे उनके नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो साक्षात्कार होता है या किसी अन्य का यूपीएससी हो, किसी का जो साक्षात्कार होता है ना, उसमें एक कंसेप्ट बेस वो सवाल करते हैं। जैसे वो सवाल करेंगे कि आपने कोई भी बात बताई, जैसे जो है आपने बताया कि जो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है वो कहाँ मिलता है, इस प्रकार से आपसे पूछ लिया, तो आप बता दोगे कि बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो वो पूछेंगे बृहदारण्यक उपनिषद किसने लिखा, तो वहाँ पे हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। हम ये कह देते हैं सर हमने तो पढ़ा ही नहीं आज तक, बृहदारण्यक उपनिषद का लेखक कौन था हमें तो नहीं पता। या हम ये कह देते हैं कि सर हमने नहीं पढ़ा, लेखक का नाम हमने कभी नहीं पढ़ा, जबकि वो ये जानना चाहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ये फैक्चुअल प्रश्न नहीं है। हमें तो सीधा ये लगेगा कि यार ये तो फैक्चुअल प्रश्न कर लिया कि बृहदारण्यक उपनिषद का लेखक कौन था, ये तो तथ्यात्मक लगता है,
कि फैक्चुअल लगता है, एकदम फैक्ट पूछा है। फैक्ट नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट है। कैसे कि वो जानना चाहते हैं कि भाई उपनिषद तो आते ही वैदिक साहित्य का हिस्सा है, और वैदिक साहित्य तो पूरा श्रुति साहित्य है, तो श्रुति साहित्य तो उसका लेखक कहाँ से होगा, नहीं होगा। सीधी सी बात है, कंसेप्ट है। इसमें जितने भी आएंगे, जितने भी उपनिषद ग्रंथों के लेखक पूछे, या आरण्यकों का लेखक पूछे, या ब्राह्मणों का लेखक पूछे, सीधा से कह दी सर ये श्रुति साहित्य का हिस्सा है, इसलिए इनके व्यक्तिगत लेखक नहीं थे। बस इनमें इनके लेखक मिलते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको उतार लें और इसको अच्छे से आप रजिस्टर में ऐसे कैसे बनाना, और प्रत्येक चीज को ऐसे कैसे लिख देना, और पूरा ऐसे डायग्राम आप 2-4 बार बनाओगे तो पूरा याद हो जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा आगे जाके कि किस वेद का कौन सा उपनिषद ग्रंथ है, कौन सा आरण्यक है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है ना, और कौन सा उपवेद है। वो सारी चीजें मैं एक अंत में एक डायग्राम बनाऊंगा, और उसके माध्यम से हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, है ना। वो डायग्राम से तो सवाल आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको बनाएंगे। आज की क्लास को विद्यार्थियों मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम है। तो उसके बाद से अब कल से जो क्लासें होंगी वो कंटिन्यू होंगी, ये ध्यान रखना। कल राजस्थान की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, और जो है राजस्थान की क्लास हो सकता है कि कल की जगह मैं सोमवार से रखूं, लेकिन जैसे सोमवार से यदि स्टार्ट होगी तो फिर हम किसी प्रकार से जो है क्लास को रोकेंगे नहीं, और कंटिन्यू चलाएंगे। आप भी कंटिन्यू बने रहना, पीछे मत छोड़ना क्लासों को, वरना फिर पीछे रह जाओगे तो रह जाओगे, क्योंकि मैं एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। ये तो थोड़ा ये एग्जामों के चक्कर में थोड़ा सा बिजी हो गया, इसलिए मैं क्लास पोस्टपोन करनी पड़ी, वरना मैं संडे की भी छुट्टी नहीं रखता, आपको पता है। केवल महीने में पूर्णिमा की छुट्टी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।